इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एल्गोरिथम के बारे में, जो है यहाँ पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या इसको बोलते हैं यहाँ पे SRTF भी बोलते हैं इसको, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिमेनिंग टाइम मतलब कि जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जाते हैं तो जिसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट होगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई प्रोसेस वहाँ पे रन हो रहा है लेट से, तो उसने कुछ वो रन हो चुका है और लेट से अब कोई दूसरा प्रोसेस आ चुका है, आ गया है जिसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो रनिंग प्रोसेस से कम है, तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा और जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब जैसे कि आपको पता चल रहा है कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इज़ द प्रिमिटिव वर्जन ऑफ द SJN एल्गोरिथम, जो हमने इससे पहले पढ़ा था शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, उसका एक तरीके से प्रिमिटिव वर्जन है। उसमें क्या था कि हम जो भी प्रोसेस थे उसको हम फोर्सफुली स्टॉप नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट इसमें क्या कर सकते हैं, ये एक प्रिमिटिव वर्जन है उसका। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस रनिंग है अगर उससे कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला प्रोसेस आता है तो इसको फोर्सफुली हम स्टॉप कर देंगे और उसको पहले रन किया जाएगा। ठीक है, the processor is allocated to the job closest to completion, but it can be preemptive by a new ready job with shorter time to completion। इसका मतलब वही है कि जब कोई प्रोसेस रन हो रहा है और कोई उससे कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला प्रोसेस आ गया है तो उसको स्टॉप करके उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। It is impossible to implement in the interactive system where CPU required time is not known। अब इसमें यही प्रॉब्लम, इसका ड्रॉबैक ये है कि जहाँ पे जैसे इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं जिनमें पहले हमें CPU का जो टाइम है रिक्वायर्ड टाइम वो पता नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अगेन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। बिकॉज इसमें हमें पहले उसका टाइम पता होना चाहिए कि कितना टाइम इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, कितना रिमेनिंग टाइम, ये पता होना चाहिए एडवांस में। इट इज़ ऑफन यूज इन बैच इन्वायरमेंट वेयर शॉर्टेस्ट जॉब नीड टू गिव प्रेफरेंस। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है जनरली, बिकॉज वहाँ पे हमें पहले से पता होता है कि कौन सा प्रोसेस है जो कितना टाइम लेगा। ठीक है, ये हमें पहले से पता होता है। तो यहाँ पर ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें इनको नॉर्मली यूज किया जाता है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल की सहायता से, जिससे हम यहाँ पे समझेंगे कि शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट एल्गोरिथम है, इसको कैसे ये इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली मैं जो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे हम और उस एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हैं, मैं जैसे यहाँ पे अपने प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस में लेट्स से P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और P5 है। लेट्स से 5 प्रोसेस हैं। ठीक है, और अब इनका यहाँ पे है अराइवल टाइम। ठीक है, लेट्स से 2 1 4 0 2। ठीक है, ये हो गया इनका अराइवल टाइम और फिर इसका हो गया यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे लेट्स से 1 5 1 6 एंड 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम और कंप्लीशन टाइम के बाद करना है यहाँ पे हमें टर्न अराउंड टाइम और इसके बाद हमें करना है यहाँ पे वेटिंग टाइम और उसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले वही एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे जो कि हमारा है गैंट चार्ट। तो इसको बेसिकली हम बना लेंगे तो इससे हमें जो कैलकुलेशन है बाकी की वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम 0 टाइम से। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले 0th टाइम पे यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, कोई प्रोसेस आया है क्या 0 टाइम पे। तो यहाँ पे ये इनका अराइवल टाइम है, तो अराइवल टाइम में हम यहाँ पे देखेंगे कि 0th टाइम पे P4 प्रोसेस आ चुका है। ठीक है, तो अभी और कोई प्रोसेस नहीं है, ओनली P4 एक ही प्रोसेस है जो 0 टाइम पे आया है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसको एग्जीक्यूट करवाना होगा, इसको CPU को एलोकेट करना होगा क्योंकि और कोई प्रोसेस है ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको P4 को यहाँ पे प्रोसेस दे दिया है। ठीक है,
बट अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब आपको ये नहीं करना कि P4 को यहाँ पे 6th टाइम तक यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पे आप 6 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये है प्रिमिटिव एल्गोरिथम, मतलब बीच में ये कोई और प्रोसेस आ जाएगा उससे कम एग्जीक्यूशन टाइम का, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। ये नहीं कि P4 को अलॉकेट किया CPU और कंप्लीट ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 सेकंड तक पूरा ये रन होगा तब एग्जीक्यूट ये टर्मिनेट होगा, ऐसा नहीं है। ये बीच में भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं अगर कोई कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला प्रोसेस आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, हर सेकंड पे चेक करते रहना होगा कि कोई प्रोसेस आया है क्या उससे कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला। तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट एक साथ इसको हम 6 सेकंड तक रन नहीं करवा सकते हैं, हमें नेक्स्ट सेकंड एक पे यहाँ पे चेक करना होगा। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 1 सेकंड, तो फिर हम देखेंगे 1 सेकंड बाद कोई प्रोसेस आया है क्या, तो 1 सेकंड पे आप देख सकते हैं अब ये प्रोसेस आ चुका है, ठीक है। इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 5, ठीक है, और ये P4 है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 6 था पहले, ठीक है, बट 6 था तो मैं ये 1 सेकंड तो यहाँ पे रन हो चुका है P4, ठीक है, तो अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना है 5 सेकंड, ठीक है। तो इसका भी ये भी आ चुका है और ये भी पहले से आ चुका है, तो इसका भी रिमेनिंग टाइम है 5 और इसका भी एग्जीक्यूशन टाइम है रिमेनिंग 5, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अब प्रायोरिटी अगर सेम आ जाती है तो पहले कौन आया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम अप्लाई करते हैं अगर दोनों की प्रायोरिटी, या कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम दोनों का सेम हो गया तो एक तरीके से टाई हो गया, तो टाई हो गया तो वहाँ पर हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को यूज़ करना है। इसका भी एग्जीक्यूशन टाइम 5 है और इसका भी एग्जीक्यूशन रिमेनिंग टाइम है वो 5 है, तो हम यहाँ पे ये P4 पहले आया था तो हम P4 को ही यहाँ पे रन करवाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन P4 को रन करवाएंगे, ठीक है। अब P4 को फिर से हम यहाँ पे 1 सेकंड तक ही चेक, 1 सेकंड बाद फिर से हमें चेक करना होगा कि अब 2 सेकंड हो गए ना, तो अब 2 सेकंड बाद हमें फिर से चेक करना होगा कोई और प्रोसेस आ चुका है क्या, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस आ चुके हैं, P4 आ चुका है, ठीक है, और P2 आ चुका है, ठीक है। अब 2 सेकंड की बात करें तो 2 सेकंड पे ये P1 भी आ चुका है और P5 भी आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास P1 भी आ चुका है और P5 भी आ चुका है। अब P1 का यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 1 और P5 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि अब हमारे पास ये 4 प्रोसेस हैं P4, P2, P1 और P5, बट अब इनमें हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, उसको पहले हम रन करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो इसका रिमेन टाइम कितना है एग्जीक्यूशन टाइम 3, इसका कितना बचा था 4 बचा ना, क्योंकि 6 था 2 सेकंड ये रन हो चुका है, तो अब इसका बचा था यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 बचा है, इसका है 3, इसका है 4 और ये है 5 और ये है 1। तो अब सबसे कम टाइम एग्जीक्यूशन टाइम P1 का है, तो अब क्या करेंगे P1 को हम CPU पहले असाइन करेंगे, तो P1 को CPU असाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है P1, और ये फिर 1 सेकंड बाद फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम वैसे 1 सेकंड ही है, तो 1 सेकंड P1 रन हो चुका है, तो P1 अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, P1 का काम हो चुका है यहाँ पे, तो P1 हमारे यहाँ से प्रोसेस हो चुका है। अब हमारे पास कौन बचे P4, P2, P5, और हम देखेंगे 3 सेकंड पे कोई प्रोसेस आ चुका है क्या, कोई प्रोसेस अभी नहीं आया है, हमारे पास ये प्रोसेस है P4, P2 और P5। तो अब हमें देखना है इनमें सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 4 सेकंड, P2 का कितना है 5 और P5 का कितना है 3। तो अब हमें यहाँ पे लेना होगा P5, क्योंकि P5 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, तो P5 को यहाँ पे हमें लेना होगा, ठीक है। और P5 को लेंगे तो फिर हमें 1 सेकंड बाद फिर से चेक करना होगा, हमें 1 सेकंड बाद चेक करते रहना होगा कि कोई और प्रोसेस आ रहा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम तो नहीं है, क्योंकि कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला प्रोसेस आ जाएगा तो उसको हमें पहले एग्जीक्यूट करना होगा। तो हम फिर 1 सेकंड बाद चेक करेंगे 4 सेकंड पे कोई प्रोसेस आ चुका है क्या। अब 4 सेकंड पे आप देख सकते हैं ये P3 भी आ चुका है, तो यहाँ पे हम P3 है वो भी आ चुका है। तो अब हमारे पास कितने प्रोसेस हो गए 4, P4, P2, P5 और P3। अब इनमें सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, यहाँ पे P5 है जैसे 1 सेकंड रन हो चुका है, ठीक है। तो P5 को अपडेट कर देते हैं, 3 इसका एग्जीक्यूशन टाइम था, अब बचा है एग्जीक्यूशन टाइम 2, क्योंकि 1 सेकंड P5 यहाँ पे रन हो चुका है। तो अब इनमें सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, P5 का एग्जीक्यूशन टाइम है 2 और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 1, ठीक है। तो P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 1 है और इसका P2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 5 है और P4 का 4 है। तो सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम अभी इसका है P3 का। तो अब P3 को पहले यहाँ पे रन करवाएंगे, ठीक है, P3 को यहाँ पे पहले रन करवाएंगे, ठीक है। और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 1 सेकंड है वैसे भी, तो 1 सेकंड ये रन हो जाएगा 5,
और P3 भी अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे प्रोसेस यहाँ पे आ चुके हैं। अब और कोई आने वाला प्रोसेस नहीं बचा। 5 प्रोसेस थे, 5 प्रोसेस आ चुके हैं हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पे एक एक सेकंड चेक नहीं करना। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक एक सेकंड बाद चेक कर रहे थे, वो इसलिए चेक कर रहे थे क्योंकि कोई नया प्रोसेस आ रहा है तो हमें हर सेकंड पे चेक करना पड़ेगा। कोई और प्रोसेस आ रहा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम तो नहीं है। अब सारे प्रोसेस आ चुके हैं तो अब कोई प्रोसेस आएगा नहीं, तो अब हमें बार बार एक एक सेकंड पे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे प्रोसेस आ चुके हैं। अब कोई नया प्रोसेस नहीं आएगा, तो हमें बार बार अब एक सेकंड पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिंपल P3 है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, 1 सेकेंड, ठीक है। तो P3 हमने यहाँ पे रन करवा दिया है 1 सेकेंड। अब यहाँ पे P3 का काम हो चुका है, तो P3 को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब बचा है हमारे पास P4, P2, P5, P4, P2 और P5। तो इनमें सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, P5 का, क्योंकि P5 का एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे है 2 सेकेंड, ठीक है। तो P5 को हम यहाँ पे रन करवा देंगे P5, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 सेकेंड है, तो इसको पूरे को रन करवा देंगे क्योंकि अब नया प्रोसेस तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 था जो ये रन करवा दिया। अब हमारे पास P5 है, उसका भी यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। तो P5 है हमारा, ये भी प्रोसेस हो चुका है, और P5 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब बचे हमारे पास P4 और P2। तो P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 4 और P2 का है 5। तो पहले P4 को रन करवा देंगे, ठीक है, P4, और ये 4 सेकेंड रन होगा तो ये हो जाएगा 11, और फिर बचा जो P5, P4 भी हो गया और P2 बचेगा, सॉरी, ठीक है, P4 P2 बचेगा। तो P2 को भी यहाँ पे अब हम रन करवा देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे P2 बचेगा, ये आएगा P2, ठीक है। तो P2 आ जाएगा, ये 5 सेकंड रन होगा तो ये हो गया 16 सेकंड। तो आपको यहाँ पे समझ आया होगा, पहले हम एक एक सेकंड बाद हर सेकंड पे चेक करेंगे कि कोई नया प्रोसेस आ रहा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम तो नहीं है। अगर कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला प्रोसेस आ रहा है तो उसको पहले रन करवाएंगे, और जो रनिंग प्रोसेस है उसको हम रोक देंगे बीच में। तो ये प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। और अगर सारे प्रोसेस आ जाएंगे उसके बाद हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे प्रोसेस आ चुके हैं। अब हमें पता है कोई और नया प्रोसेस नहीं आएगा, तो फिर हमें एक एक सेकंड पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इसका यहाँ पे हमने चार्ट बना लिया। अब हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्लीशन टाइम, टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम वगैरह। अब कंप्लीशन टाइम देखेंगे P1 का सबसे पहले। तो P1 देखेंगे कहाँ पे, P1 यहाँ पे आया है, ठीक है। और तो P1 यहाँ पे आया था, और इसका कंप्लीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था या 2 सेकंड से, और 3 सेकंड पे ये ख़त्म हो गया। आगे कहीं P1 है नहीं, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम हो गया यहाँ पे कंप्लीशन टाइम 3 सेकंड, ठीक है। बात करते हैं P2 की। P2 देखते हैं, P2 यहाँ पे कहीं नहीं आया। P2 यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 11 सेकंड पे, और फिनिश कब हुआ, कंप्लीट हुआ, इसने अपना टास्क कंप्लीट किया 16 सेकंड पे। तो इसको हम लिख देंगे 16 सेकंड। बात करें P3 की। अब P3 को यहाँ पे देखेंगे, P3 यहाँ पे 4 सेकंड पे स्टार्ट हुआ था, और 5 सेकंड पे इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, तो इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 5 सेकंड। P4 की बात करते हैं। P4 को ध्यान से देखना है। P4 देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 0 सेकंड पे, अब 1 सेकंड पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसको रोक दिया गया था। फिर दोबारा P4 आया था तो 2 सेकंड पे आया है। अब आगे भी देखते हैं, यहाँ पे P4 यहाँ पे भी आया है 7 सेकंड पे, वापस से ये वेट किया था इसने, ये देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक P4 ने वेट किया था। फिर दोबारा P4 आया और यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसके बाद कहीं P4 नहीं आया है। तो मतलब लास्ट कंप्लीट कब हुआ है, कंप्लीट हुआ है 11 सेकंड में। तो इसका कंप्लीशन टाइम हमें लेना है, तो कंप्लीशन टाइम होगा इसका 11, ठीक है। ये P4 कई बार आ चुका है, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, बट कंप्लीट कम हुआ है, लास्ट में ये आया है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 11 सेकंड पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम 11 होगा। इसी तरीके से P5 देखेंगे, यहाँ पे CPU इसको मिला था 3 सेकंड पे और 4 सेकंड तक मिला है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको 5 सेकंड पे वापस मिला और 7 सेकंड पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद P5 कहीं नहीं आया, तो इसका कंप्लीशन टाइम होगा यहाँ पे 7 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीशन टाइम। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक दूसरा तरीका मैं अगर फॉर्मूला बताऊं तो टर्न अराउंड टाइम हम बेसिकली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया है, इसमें से हम जो अराइवल टाइम है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम बचेगा। तो कंप्लीशन टाइम में से हम अगर अराइवल टाइम है उसको निकाल देते हैं तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम बच जाएगा। तो देख सकते हैं कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है 3 और अराइवल टाइम 2 है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 116 माइनस 1 कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो इसका हो जाएगा 15, 5 माइनस 4 इसका हो जाएगा 1, 11 माइनस 0 ये हो जाएगा 11 और 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम आपको देखना है, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं।
जैसे वेटिंग टाइम देखते हैं, CPU P1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम कि टर्न अराउंड टाइम, अगर मैं बात वैसे तो हमने समझ के कर रहे थे हम पहले, बट हम फॉर्मूले की बात करें, अगर हमें वेटिंग टाइम निकालना है तो वेटिंग टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम होगा टर्न अराउंड टाइम में से हमें उसका एग्जीक्यूशन टाइम निकाल देना है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम है हमारा, उसमें से हमें एग्जीक्यूशन टाइम या कह सकते हैं बर्स्ट टाइम निकाल देंगे, तो ये वेटिंग टाइम बचेगा। तो ये टर्न अराउंड टाइम है, हमने पहले समझ के किए थे, बट अब के बाद में फॉर्मूले बता देता हूँ, समझना है बस आपको। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपको पता है कि पूरा उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, वेटिंग सहित। ठीक है, तो अगर हम वेटिंग टाइम निकालना है हमें, तो टर्न अराउंड टाइम में से हम एग्जीक्यूशन टाइम निकाल देंगे। तो टर्न अराउंड टाइम देख सकते हैं, इसका है 1 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 1, तो इसका वेटिंग टाइम हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है 15 माइनस इसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 15 माइनस 5 10। इसी तरीके से 1 माइनस 1 0, 11 माइनस 6, यहाँ पे ओरिजिनल टाइम को लेना है, यानी कि ये 4 को लेना है, ये ओरिजिनल टाइम 6 था, तो 11 माइनस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट, इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है 11 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, और ये है टर्न अराउंड टाइम, इसका कितना है 5 माइनस एग्जीक्यूशन टाइम कितना है इसका 3, आएगा 2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया वेटिंग टाइम। और अब वेटिंग टाइम के बाद हम यहाँ पे निकालते हैं रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो रेस्पॉन्स टाइम कैसे होगा, रेस्पॉन्स टाइम देख सकते हैं कि CPU को कब असाइन हुआ, कब उसको रेस्पॉन्स देना स्टार्ट हुआ। तो जैसे P1 की बात करेंगे, तो P1 का रेस्पॉन्स, P1 को यहाँ पे CPU मिल चुका 2 सेकंड पे, तो P1 का रेस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, 2 सेकंड पे तो CPU मिल चुका और P1 आया कब था 2 सेकंड बाद, तो 2 माइनस 2 इसका 0 सेकंड हो जाएगा। और इसी तरीके से हम बात करें P2 की, P2 को CPU कब मिला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला था 11 सेकंड पे और P2 आया कब था 1 सेकंड बाद, तो 11 माइनस 1 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह की बात करें P3 की, P3 कब आया था, P3 को प्रोसेस मिला था 4 सेकंड पे और P3 आया था 4 सेकंड बाद, तो इसका हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम 0 सेकंड। और P4 देख सकते हैं 0 सेकंड पे CPU मिल चुका था, P4 आया 0 सेकंड पे था, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। और P5 की बात करें, P5 को CPU मिला था 3 सेकंड पे और P5 आया था 2 सेकंड बाद, तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1 सेकंड। तो अब यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट किया कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। तो इसमें आपको समझ आया होगा कि ये था यहाँ पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब जब भी कोई प्रोसेस रन हो रहा है बट उसका हम रिमेनिंग टाइम देखेंगे कि वो एग्जीक्यूशन टाइम कम है, जिसका कम रिमेनिंग टाइम वाला प्रोसेस पहले आएगा तो उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में, इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।